मित्रों नमस्कार, मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। अभी तक आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया, साक्ष्य अधिनियम के। उसमें यह था कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, मे प्रज्यूम क्या है, सेल प्रज्यूम क्या है, नॉट टू डिस्क्लूड अगर मैंने पढ़ाया आपको बताया। अब मैं आज आपको चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगा। चैप्टर 2 की धारा 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रीढ़ है। रीढ़ कैसे है? रीढ़ ऐसे है क्योंकि इसी सेक्शन में यह बातें बताई गई कि साक्ष्य अधिनियम में किन बातों का साक्ष्य आप देंगे और किन का साक्ष्य आप नहीं देंगे। अब इसके बारे में इस सेक्शन की जो अंतिम लाइन है उसी में यह बात लिखा हुआ है कि इन्हीं का साक्ष्य दिया जाएगा, किन्हीं अन्य का नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि इसके बाहर का अगर कोई साक्ष्य आता है तो वह एडमिसिबल नहीं होगा, वह ग्राह्य नहीं होगा। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं आपको, कुछ चीज आप देखेंगे कि जो सुसंगत न होते हुए भी आगे कहीं न कहीं उसको न्यायालय अपने ध्यान में रखती हैं और उस पर भी निर्णय उनके रहते हैं, आधारित रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डिमेनियर ऑफ विटनेस भी है, वह भी है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि केवल डिमेनियर ऑफ विटनेस वगैरह के आधार पर आप कोई निर्णय नहीं निकाल सकते। वह एक सहयोगात्मक तो हो सकता है, उसके आधार पर कोई अनुमान तो निकाल सकती है न्यायालय, लेकिन उसके आधार पर कोई निश्चयात्मक तथ्य नहीं निकाल सकती। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखें और इस पूरे सेक्शन को, जो कि चैप्टर 2 के धारा 6 से 55 तक के जो सेक्शंस हैं, आप उनको अवश्य देखें, क्योंकि इन्हीं में यह बताया गया है कि कौन कौन से साक्ष्य एडमिसिबल होंगे और कौन से एडमिसिबल नहीं होंगे। जो 6 से लेकर 55 तक में कवर हो रहे हैं, उन्हीं साक्ष्यों को साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य किया जाएगा। मैं अब इस धारा को पढ़ रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने। यह कि किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन् पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि हर विवादक तथ्य जो है, मैंने विवादक तथ्य आपको पढ़ा चुका हूं, उस पर मुझको दोबारा कहना नहीं है। तो हर विवादित तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किसका दिया जा सकेगा? ऐसे अन्य तथ्यों को जो इस रिलेवेंसी के चैप्टर के धारा 6 से लेकर 55 तक में बताए गए हैं। अगर उस प्रकार से कवर्ड हो रहे हैं धारा 6 से लेकर 55 तक में परिस्थितियों में, तभी उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, अदरवाइज किसी अन्य तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। और इसी का स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि सीपीसी में, जहां पे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कि सीपीसी वगैरह में जहां पे वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया चलती है, वहां पर जो तथ्यों को डिनाई किया गया वो विवादित तथ्य होंगे, लेकिन जिनको एडमिट कर लिया गया अदरवाइज उनका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह एडमिटेड ऑलरेडी मान लिए गए या उनको दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। जब दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया तो उस पर साक्ष्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पे विवाद होता है उसी पर साक्ष्य दिया जाता है। मैं पहले आपको बता चुका हूं साक्ष्य प्रक्रिया में। अब आप आगे देखेंगे, प्रश्न ये होता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। सेक्शन 5 जो बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो विवादक तथ्य होते हैं, जो इशू होते हैं, चाहे वो सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में, आरोप जिसे आप कहते हैं, वहां पे आ जाए, वहां पे हो, उसका डायरेक्ट कोई साक्ष्य मिलना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियां जो विवादक तथ्य के बारे में कोई ना कोई अनुमान लगा देती हैं कि हाँ यह ऐसा हो सकता है, चूंकि परिस्थिति ऐसी घटी थी इसलिए यह भी हो सकता है, ऐसे तथ्यों को लिया जाएगा और उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा। यह जो बताए गए जो विवादक तथ्य, तो पे तो डायरेक्ट एविडेंस आप किया जाएगी। लेकिन परिस्थितियां कैसी थी? अगर एक परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वह परिस्थितियां किसी एक विशेष निष्कर्ष की ओर न्यायालय को ले जाती हैं, तो वह भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। क्यों? क्योंकि वह जो सुसंगत तथ्य है जिसकी आप साबित करना चाहते हैं, उससे किसी न किसी विवादक तथ्य के बारे में कोई न कोई अनुमान निकल रहा था। यानी वह विवादक तथ्य को डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है जिन परिस्थितियों में ऐसी घटना हो सकती थी। कौन सी घटना? जो विवादक तथ्य से जुड़ी हुई घटना है, वह सुसंगत तथ्य माने जाते हैं और वो एडहेसिव बन जाते हैं। संक्षेप में अभी मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं क्योंकि आगे आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 6 से लेके 55 तक में, तो उसमें इन्हीं बातों को कहा गया है और इन्हीं परिस्थितियों को डाला गया है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले आपसे चर्चा किया कि जब स्टीफन साहब ने इसको लॉ को बनाया तो उन्होंने इसमें एक स्कोप बनाने का प्रयास किया। वह स्कोप ऐसा बनाने का प्रयास किया कि टाइम तो बचा ही बचे, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ऐसा तथ्य छूट जाए या एविडेंस एक्ट में उसको हम एडमिसिबल ना माने या गलत प्रकार से एडमिसिबल मान लें या एन एडमिसिबल मान लें, जो कि निस्तारण के लिए आवश्यक हो। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मैं बता दूं आपको।
ऑब्जेक्ट साक्ष्य विधि का ऑब्जेक्ट ये है कि जो न्यायालय के सामने मामले आए उस पर न्यायालय सही ढंग से पहुंच सके, उसके निष्कर्ष को निकाल सके और उस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए उसके पास जो साक्ष्य आवश्यक हो वो सभी साक्ष्य उसके पास आ जाएं। ये इसका ऑब्जेक्ट था। तो उनके लिए उनको कहीं ना कहीं कुछ निर्बंधन लगाने थे, वो निर्बंधन लगाए, लेकिन उस निर्बंधन को लगाते समय ध्यान इस बात का रखा गया कि ऐसी कोई चीज न छूट जाए जो मुकदमे को सही ढंग से निस्तारित न करा सके। इसलिए धारा 6 से लेकर 55 तक में जो जिन चीज़ों को रिलेवेंट बताया गया और एडमिसिबल बताया गया, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि सभी जो साक्ष्य हैं जो रिलेवेंट हैं वो एडमिसिबल नहीं है जब तक कि वो धारा 6 से लेकर 55 तक में कवर नहीं करते। जो 6 से लेकर 55 तक में कवर करेंगे वही केवल एडमिसिबल होंगे, और पार्टीज अपने मन से तय नहीं कर पाएंगे कि कौन साक्ष्य हम एडमिसिबल कराएं कौन सा एडमिसिबल कराएं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिमिनल लॉ में विशेष तौर से बता चुका हूँ। अब आप देख लें चीज़ को, तो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थिति, अब एक जो परिस्थिति आपके सामने आती है दो प्रकार में आप इसको करेंगे। अब आप सामने क्वेश्चन ये खड़ा हो जाएगा कि जो 6 से लेकर 55 तक में परिस्थितियां रिलेवेंट बताई गई, वह परिस्थितियां हम कैसे जानेंगे कि किस परिस्थिति का साक्ष्य हम दे सकते हैं, किसका साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। ये क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। जैसे ही आपको लगा कि हर विवादित तथ्य का दे सकते हैं और उन सुसंगत तथ्यों का जो धारा 6 से लेकर 55 तक में बताए गए हैं, वो किससे संबंधित है, वो परिस्थिति से संबंधित है। कौन सी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों से हम कोई अनुमान विवादक तथ्य के बारे में निकाल सकते हैं, वो परिस्थितियां हैं। तो कौन से परिस्थिति का साक्ष्य दिया जाएगा कौन से नहीं दिया, तो उसका बड़ा सीधा सा एक टेस्ट आपको बता दे रहा हूं। अगर जिस तथ्य को आप देना चाहते हैं, जो परिस्थिति आप न्यायालय के सामने बताना चाहते हैं, वह परिस्थिति ऐसी है कि विवादक तथ्य पे असर डालती है और मुकदमे के निस्तारण पर उसका असर हो सकता है और उन तथ्यों को साबित कर सकती है, वही परिस्थितियां केवल एडमिसिबल होंगी। अदरवाइज किन्हीं अन्य परिस्थितियों का साक्ष्य अगर आप देते हैं तो न्यायालय पूछेगी, ठीक है हम मान लेते थोड़ी देर के लिए आप ये साक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है, यह साक्ष्य आपका साबित भी हो गया, हाँ साहब ठीक है मान लिया साबित हो गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। तथ्य रिलेवेंट है, परिस्थिति भी रिलेवेंट है, हम आपकी बात मान ले रहे हैं। अगर ये तथ्य आपने साबित भी कर दिया, हम आपको अलाउ भी कर देते हैं, चलिए साहब आप साक्ष्य दे दीजिए, तो उस साक्ष्य का इस फैक्ट इन इशू से क्या रिलेशन है और जो लायबिलिटी और राइट्स और घटना को कैसे प्रभावित कर रही है, कैसे साबित कर रही है। तो आपको जरूर बताना होगा कि आप साहब ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं और इस परिस्थिति से ऐसा कनेक्टेड है, तभी आप दे सकते हैं साक्ष्य, अदरवाइज आपको न्यायालय मना कर सकती है। क्योंकि एक चीज और बता दूं आपको, न्यायालय कोई भी साक्ष्य अगर आप देना चाहते हैं तो न्यायालय उस साक्ष्य को प्रस्तुत करने से पहले ये पूछ सकती है आपसे कि साहब देखिए आप ये बता दीजिए कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। ये पूछ सकती है हमेशा, चाहे वो डिफेंस काउंसिल हो चाहे प्रोसिक्यूशन को, वो पूछ सकती है कि भाई आप इस साक्ष्य से न्यायालय में क्या साबित करना चाहते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया मौखिक, जिसको आप चीफ ऑफ क्रॉस कहते रहते हैं, उसमें पूछ सकते हैं आपसे। आप कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो कहें साहब ये डॉक्यूमेंट इसकी रिलेवेंसी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा साहब इसकी ये रिलेवेंसी है। अच्छा रिलेवेंसी तो है, अब आप बता दिए जरा से, केवल रिलेवेंट होने से तो मान नहीं लिया जाएगा एडमिसिबल। तो वह जो रिलेवेंसी आप बता रहे हैं वो घटना को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस डॉक्यूमेंट आप साबित क्या करना चाहते हैं। तो अब अगर आपको बताना पड़ेगा साहब ये डॉक्यूमेंट जो मैं दे रहा हूँ उससे यह चीज़ साबित हो जाएगी, और इसका न्यायिक निस्तारण में वर्ड यूज जो कर रहा हूँ सुनिए उसको ध्यान से। डिस्पोजल एक अलग चीज़ है, जुडिशियल डिस्पोजल एक अलग चीज़ है। क्रिमिनल ट्रायल में या सिविल ट्रायल में जुडिशियल डिस्पोजल होना चाहिए, केवल माइंड अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए। तो जुडिशियल चीज़ का मतलब क्या हुआ कि सही निस्तारण हो, कानूनी रूप से, विधिक रूप से। विधिक रूप क्या मतलब है कि दोनों को पक्षों को जो उनके राइट्स किसी एक्ट में या किसी लॉ में दिए गए उनको एक्सरसाइज करने का फुल अपॉर्चुनिटी पार्टीज को मिलनी चाहिए। ये है जुडिशियल डिस्पोजल और जुडिशियल हियरिंग और जुडिशियल माइंड। अब मैं बता दूं आपको, अब आप आगे देखें जैसे परिस्थिति साक्ष्य क्या है। तो उन पर अगर ये हम इसको रोक देते जो सुसंगत है, केवल हम ये कहते हैं कि साहब जो विवादित तथ्य है केवल उन्हीं के एविडेंस दीजिए, और विवादित तथ्य के बारे में कोई एविडेंस ही नहीं, जैसे सपोज कहीं डायरेक्ट एविडेंस नहीं, तो वो कैसे साबित करते आप। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे, एक कत्ल हुई, उस कत्ल को करते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा कि किसने कत्ल किया, तो एफआईआर किसी नाम नहीं लिखा पाएंगे आप। ये हत्या कहाँ की गई, लाश तो मिल गई आपको किसी नाले में, किसी कहीं अन्य जगह, तो आप लाश भी कहाँ, हत्या कहाँ हुई आपको पता नहीं है, हत्या किसने की आपको पता नहीं है, जबकि ये रिलेवेंट, जबकि ये फैक्ट इन इशू यही था, किसकी क्या लायबिलिटी है, फैक्ट इन इशू यही था, लेकिन इसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि रात में 12 बजे 2 बजे किसी आदमी कत्ल किया गया, लाश कहाँ मारी गई कहाँ काटी गई कोई नहीं जानता। ऐसी स्थितियों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में उसके साथ ये घटना घटी
उन सर्कमस्टांसेस को कौन कौन से व्यक्ति कारित कर सकते थे और उसके पीछे मोटिव क्या था, उसके पीछे तैयारी क्या थी, उस हत्या का आशय क्या था, उसका हेतु क्या था और आचरण क्या था। इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए प्रसिद्ध जनसाक्ष्य में साक्ष्य ग्राह्य किए जाते हैं। इस सेक्शन का ये ऑब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे आगे, हम बता दें आपको, जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि दो व्यक्ति निकले एक साथ, दोनों व्यक्ति उस मकान में घुस गए, उसके बाद सुबह लाश मिली। तो क्या इस बात को आप कह सकते हैं कि जो दोनों व्यक्ति में से जिसमें से एक व्यक्ति की लाश मिली दूसरा व्यक्ति हत्यारा था? क्या आप कह सकते हैं? कोई देखा हत्या करते हुए? हत्या करते हुए किसी ने देखा नहीं कि इसी व्यक्ति ने किस व्यक्ति हत्या की इसकी। आपको मोटिव भी नहीं पता है, आपको जानकारी भी नहीं है, तो कैसे आप घटना तक पहुंचेंगे कि कौन व्यक्ति ने इसकी हत्या की? इसके लिए सर्कमस्टांसेस प्रूव करने पड़ेंगे आपको कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। जैसे दो व्यक्ति अगर एक मकान में घुसे, एक व्यक्ति की लाश अगले दिन पाई गई उसी मकान में, तो दूसरे व्यक्ति को साबित करने के लिए आप यह साबित करेंगे कि साहब यह जो हत्या की गई, ये जिस टाइम दोनों को जिंदा देखा गया उसके बाद जिस समय लाश मिली उस समय तक इन दोनों के अलावा अन्य कोई साथ हो ही नहीं सकता। इस तरह का एविडेंस आना चाहिए। केवल इस आधार पे कहीं साहब इनको देखा गया, दो लोग कमरे में घुसे थे, उसमें से एक की हत्या हो गई, एक बच के निकल गया, तो साहब यही मारा होगा। क्रिमिनल लॉ में, मैं फोकस क्रिमिनल लॉ पे करूंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्रिमिनल लॉ में सरमाइस एंड कंजक्चर की कोई जगह नहीं है, अनुमान की कोई जगह नहीं है। ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये नहीं। आपको हर चीज को साबित करना पड़ेगा। साबित क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एविडेंस एक्ट का और साक्ष्य का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप किसी व्यक्ति को संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में यह साबित कर देंगे कि कोई संदेह नहीं है इसी ने मारा है, ऐसी परिस्थितियों में आपका प्रोसिक्यूशन सक्सीड करेगा, अदरवाइज फेल कर जाएगा। तो अब प्रश्न में मैं क्या बता रहा था आपको? मैं ये कह रहा था आपसे कि दो व्यक्ति जो मिले, जो एक कमरे में गए और एक व्यक्ति जिंदा निकल गया, तो अब उसके पास एक मोटिव भी होना चाहिए। आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव भी प्रूव करना पड़ेगा। क्या मोटिव था उसका, क्यों मारा उसने? अब ये देखा जाए कि इन दोनों के बीच में एक मोटिव था। कुछ दिन पहले एक अदावत हुई थी, दुश्मनी हुई थी, किसी की बात के लेकर, चाहे प्रेम प्रसंग, जमीन का कोई डिस्प्यूट था। ये घर से इसको ले गए थे और साथ ले जाते हुए लोगों ने देखा था, उस मकान में घुसते हुए देखा था, और उस मकान में पहले से कोई उपस्थित नहीं था। हो सकता है कोई पहले से उपस्थित रहा हो, मकान में बैठा रहा हो, ये उसी ने हत्या की हो। और इस मकान से निकलने का कितने रास्ते थे, उसके क्या उस मकान से किसी ने उस व्यक्ति को निकलते हुए देखा कि नहीं देखा? अब यह कहा जाता है कि दो व्यक्ति एक मकान में घुसे लेकिन निकलते हुए किसी ने नहीं देखा दोनों को, और जब पकड़ा गया तो कहां से पकड़ा गया, और उसके शरीर में क्या खून के दाग अगर लगे हुए हैं तो वो आप देख लेंगे कि चाकू से अगर मर्डर हुआ है तो खून के दाग, या किसी अन्य प्रकार के साक्ष्य को आप देख सकते हैं। तो जब तक इन चीजों को साबित करने के लिए प्रसिद्ध जनसाक्ष्य इस कैटेगरी के आपको होने चाहिए कि पूरी तरह से उसको ही दोषी माना जाए, तभी आप केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे लाई कर सकते हैं और मोटिव प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अंतर क्या बता दें आपको, जहां डायरेक्ट मोटिव के संबंध में बताना चाहूंगा मित्रों कि जहां पे डायरेक्ट एविडेंस है वहां मोटिव नहीं देखा जाता। कभी कभी लोग कहते हैं साहब हमारे पास हम क्यों मारेंगे? नहीं, अगर डायरेक्ट एविडेंस है और जिन लोगों ने देखा, चक्षुदर्शी साक्षी, आई विटनेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अगर वह इस बात को स्टेब्लिश कर ले गए कि हत्या इसी व्यक्ति द्वारा की गई है, तो मोटिव को कोई मतलब नहीं है। मोटिव भले साबित ना हो, क्यों मारा क्यों नहीं मारा, इससे कोई मतलब नहीं है। देखना साबित, जो इन लोगों ने देखा हत्या का, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ साहब इसी आदमी ने मारा था, तो मोटिव इमैटेरियल। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक लिंक टू लिंक आप जोड़ के चलेंगे, इसलिए वहां पर मोटिव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोटिव को एक विशेष स्थान वहां पर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक बहुत वीक प्रकार का केस होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसलिए इसको साबित करने के लिए आपको हर प्रकार से लिंक जोड़ना पड़ेगा कि किन लिंकों पे चल रहे हैं, और क्या हाँ अगर एक भी लिंक आपका वहां से टूटा तो ये माना जाएगा कि आप उसको साबित नहीं कर पाए। घटना को उसी क्रम में बताना पड़ेगा जिस क्रम में आपका एलिगेशन है, और यह साबित करना पड़ेगा कि साहब इस व्यक्ति के अलावा मारने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मस्ट आएगा कि इसी व्यक्ति ने मारा है, कोई अन्य कारण नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। तभी उसी हाल में इन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में किसी को पाने पर भी सजा हो सकती है, लेकिन उसके आधार अलग होंगे, और न्यायालय को हर चीज़ की बड़ी महीन व्याख्या देखनी पड़ेगी। साक्ष्यों को ध्यान में रखने के समय देखा जाएगा, क्योंकि साक्ष्य अक्सर कमजोर प्रकृति के होते हैं,
इसलिए, और स्कोप बना रहता है चेन टूटने का, इसलिए एविडेंस एक्ट में आप परिस्थिति जन साक्ष्यों को देखें। और क्योंकि ज़्यादातर जो आप देखेंगे, मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ आपको, एफआईआर कभी कभी अक्सर अज्ञात में दर्ज होती है। अज्ञात में दर्ज होने के कारण सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है। थैंक यू, नमस्कार।